गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लास। कोड है जिसका KAS1001T। माई सेल्फ डॉक्टर अंचला, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABSIT गाजियाबाद। हम यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इस यूनिट में आपने मैनी टॉपिक्स स्टडी कर लिए हैं, जैसे हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, मास एनर्जी रिलेशन। तो आज हम उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएंगे और आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटीज़ में या एग्ज़ाम्स में और सेशनल एग्ज़ाम भी हैं, सभी में पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितनी थियरी है। तो ये सबसे पहला जो न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम इसको लिख देते हैं, ये क्वेश्चन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से है। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शो दैट स्पेस टाइम इंटरवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। कि हमें लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इस इक्वेशन को शो करना है कि वो इनवेरिएंट रहेगी। इनवेरिएंट का मतलब आप जानते हैं कि वेरी ना होना, इट मीन्स चेंज ना होना, कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर ये चेंज ना हो। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। देखिए, जब हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेशन भी किया था तो वहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट लिए थे एक्स वाई जेड टी एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम, फ्रेम एस एंड फ्रेम एस प्राइम में। तो उसी को हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं कि सपोज एक्स वाई जेड टी एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड टी प्राइम are the coordinates of the same event observed by two observers in frame S and S prime. So अब हमें प्रूफ क्या करना है? सो वी हैव टू प्रूव, इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, वी हैव टू प्रूव बाय यूजिंग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल हो जाए? एक्स प्राइम स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी प्राइम स्क्वायर। हमें बेसिकली ये इक्वेशन को प्रूफ करना है। तो हम क्या यूज कर लें? अपने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर लें कि यूजिंग, लिख देते हैं फ्रॉम, यहाँ पर हम इन्वर्स वाले यूज कर रहे हैं, फ्रॉम इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ये भी हमने लिखे थे वहीं पर जब हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी थी, और वो क्या थे? एक्स इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई इक्वल टू वाई प्राइम जेड इक्वल टू जेड प्राइम। आप डायरेक्ट वाले भी लिख सकते हैं, एंड टी इक्वल टू टी प्राइम प्लस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन
√1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 की लेफ्ट में पुट कर देंगे, तो लिख देते हैं हम सब्स्टिट्यूटिंग this values in the left hand side of equation 1। इक्वेशन 1 में हम रख देंगे, तो इक्वेशन 1 में रख के हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट पेज पे देख लें हम। अगर हम वैल्यूज हमने पुट की तो क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर, और निगेटिव वाली क्वांटिटी को हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, क्या है, सी स्क्वायर टी प्राइम प्लस एक्स प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर, और इसका भी क्या है, हो गया स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपकी एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर प्लस 2x प्राइम वी टी प्राइम माइनस सी स्क्वायर, ये है आपका टी प्राइम स्क्वायर प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 हो गया, प्लस 2t प्राइम एक्स प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर, और ये क्या है, बाई प्राइम स्क्वायर और जेड प्राइम स्क्वायर। आफ्टर द सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर, को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एक्स प्राइम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर एंड जेड प्राइम स्क्वायर। तो आफ्टर द सॉल्यूशन हमें क्या मिला, एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी प्राइम स्क्वायर। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या हो गई, इनवेरिएंट हो गई। सो इक्वेशन इज इनवेरिएंट अंडर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, ए रॉकेट शिप इज 50 मीटर लॉन्ग when it is on flight. Its length appears to be 49.5 meters to an observer on the ground. Find the speed of the rocket. रॉकेट की हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेंगे जो हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से मिला था। फॉर्मूला क्या था, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला L इक्वल टू L नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि जो वैल्यू में फाइंड आउट करनी है उसके अकॉर्डिंग L अपॉन L नॉट इक्वल टू √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। L अपॉन L नॉट इसका स्क्वायर करा तो आया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमें मिल जाएगा 1 माइनस L अपॉन L नॉट का होल स्क्वायर।
v की वैल्यू हमें मिल जाएगी, c इधर चला जाएगा, √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन डेटा लिख लें अपना। गिवन एल नॉट की वैल्यू कितनी दी है 50 और एल की वैल्यू 49.5 और ये वैल्यूज को उठा के हम अपने फॉर्मूले में रख दें तो हमें क्या मिलेगा, v इक्वल टू c की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, √1 माइनस 49.5 अपॉन 50 और इसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या मिलेगा 0.141। तो आफ्टर द सॉल्यूशन v इक्वल टू 4.23 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ये हमें वैल्यू मिल गई। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाउ फास्ट वुड ए रॉकेट हैव टू गो रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर फॉर इट्स लेंथ to be contracted to 99% of its length at rest। अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने न्यूमेरिकल में आपको बताया कि फॉर्मूला क्या है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, L इक्वल टू एल नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डेटा लिख देते हैं हम यहाँ पर। हेयर एल क्या दिया हुआ है 99% ऑफ एल नॉट, तो ये हो गया 99/100 एल नॉट, दैट इज एल अपॉन एल नॉट की वैल्यू क्या हो गई 99/100। फॉर्मूले को हम फिर से थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें एल अपॉन एल नॉट। तो यहाँ से अगर हम वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर देखें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एल अपॉन एल नॉट। वी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें सी और ये √1 माइनस एल अपॉन एल नॉट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लें तो हमें क्या मिलेगा, v इक्वल टू 3 × 10⁸, 1 माइनस 99/100 इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। तो v इक्वल टू 3 × 10⁸, √ आफ्टर द सॉल्यूशन 0.0199, देन v 3 × 10⁸ और इसकी वैल्यू आती है 0.141 आ गई। तो जो हमें वेलोसिटी मिल गई v वो हो गया 42.3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमें वैल्यूज मिल गई v की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ आपको के लिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट द percentage contraction of a rod moving with a velocity of 0.8 c in a direction inclined at 60 degree to its on length। ये भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो रोड रखी है वो पैरेलल ना रखकर क्या है 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। हमेशा हम एल नोट को क्या ले रहे हैं प्रॉपर लेंथ ले रहे हैं। अब जब वो
रोड इंक्लाइंड है तो उसका क्या हो जाएगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो उन कंपोनेंट को हम लिख लेते हैं पहले। इफ एल नॉट is the proper length of the rod, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा पहले उसे लिख लें। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एल नॉट वो किसके इक्वल हो जाएगा, एल नॉट cos 60 के। इस आपको सब पता है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता है, cos में आता है। इसी तरीके से हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख लें। परपेंडिकुलर कंपोनेंट of L naught sin 60. Since contraction occurs only in the horizontal component, जब हमने इसका डेरिवेशन किया था वहां भी बताया था कि ओनली हॉरिजेंटल कंपोनेंट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एल एक्स उसको हम क्या कर दें, एल एक्स से डिनोट कर दें कि वो कितना हो जाएगा, एल नॉट cos 60 और कॉन्ट्रैक्शन क्या रहेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये जो एल एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई, एल नॉट cos 60 1/2। यहाँ पर हम v की वैल्यू रख लें, v की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.8 सी अपॉन सी का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन के बाद हमें मिलेगा 0.3 एल नॉट। इसी तरीके से हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख लें, बट इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा। तो उसको हम लिख लेते हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। उसको हम डिनोट कर दें एल वाई से। एल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नॉट साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू लिख लें हम √3/2। तो हमने कॉन्ट्रैक्शन निकाल लिया, तो उसके बाद हम रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर बाई, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.3 एल नोट का होल स्क्वायर प्लस √3/2 एल नोट का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट में है। एल की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 0.916 एल नोट। अब हम परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन निकाल लें। परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ वो आ जाएगा एल नोट माइनस एल अपॉन एल नोट, और परसेंटेज के लिए हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यू आ गई आपकी अपॉन एल नोट इंटू 100। तो परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन हमें मिल गया 8.4%। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अब वो भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, द प्रॉपर लेंथ of each edge of which is L naught when it is moving with velocity v along one of its edge। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसको लिख देते हैं हम कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर आता है 1 √1 - v² अपॉन c² वो किसके डायरेक्शन में होता है, अलोंग इट्स डायरेक्शन ऑफ
motion. According to the length contraction, the length of moving object is contracted by a factor, और वो फैक्टर कितना था, √1 - v² along its direction of motion. और whereas its dimension perpendicular to the direction of motion remains unchanged. वो क्या रहेंगी, अनचेंज रहेंगी. हम ये मान लें कि इफ L0 is the proper length, L0 is proper length of side of a cube, then its contracted side would be, वो क्या हो जाएगी, Lx मान लिया इक्वल टू L0 √1 - v²/c². तुम यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब v इक्वल टू क्या होता है, Lx, Ly और Lz. हमने बताया कि ओनली कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, Lx में हो रहा है. तो ये क्या हो गया, L0 1 - v²/c², और Ly और Lz क्या रह जाएंगे, वो L0 ही रह जाएंगे. तो यहाँ से वॉल्यूम क्या मिल जाएगा हमें, L0 का होल क्यूब √1 - v²/c². तो आज हमने लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए. इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और करने की प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू.